हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल SR सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 उपसर्ग संयोजन यौगिक। तो आज हम उपसर्ग संयोजन यौगिक को समझने के लिए कुछ इसमें प्रयोग की जाने वाली शब्दावली या टर्म्स को समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उपसह संयोजन यौगिक या उपसह संयोजी यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक, ये तीनों एक ही शब्द हैं, तीनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम जानते हैं कि उपसह संयोजक यौगिक या उपसह संयोजी यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक ये क्या होते हैं। तो एक बार मैं उसकी परिभाषा और बता देती हूँ कि वह यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु उपसह संयोजक बंध के द्वारा लिगेंड से जुड़ा रहता है, ऐसे यौगिक उपसह संयोजक या उपसह संयोजी या उपसह संयोजन यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे शब्द आया कि केंद्रीय परमाणु, लिगेंड, तो ये सभी टर्म्स क्या होते हैं, इन्हीं को आज हम समझेंगे। तो फर्स्ट केंद्रीय धातु या हम इसको केंद्रीय परमाणु भी कह सकते हैं। तो इसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि संकुल आयन या यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जो लिगेंड के साथ उपसह संयोजी बंध बनाता है, केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु कहलाता है। जैसा कि हमें यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है, जो ब्रैकेट में है ये संकुल आयन है। तो ये संकुल आयन में एक केंद्रीय धातु आयन होता है या केंद्रीय धातु परमाणु होता है और दूसरा लिगेंड होता है। तो जो केंद्रीय धातु आयन होता है, ये केंद्रीय धातु आयन के पास रिक्त कक्षक होता है ताकि लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म को वह रख सके। यह लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु आयन को प्रदान करेगा तो यह उपसह संयोजी बंध बनाएगा। सेकंड, लिगेंड। तो यहाँ पर जैसे हमको लिगेंड शब्द आया है, तो ये लिगेंड क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि कोई परमाणु, आयन या अणु, अब यहाँ पर लिगेंड कोई परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है। तो कोई परमाणु, आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देकर उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है। यानी कि लिगेंड जो है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दे करके वह उपसह संयोजक बंध बनाता है। तो वह परमाणु, अणु या आयन लिगेंड कहलाता है। लिगेंड के उदाहरण जैसे NH3 जिसे एमीन कहेंगे, H2O जिसे एक्वो कहेंगे, Cl- जिसे क्लोरो कहेंगे, Br- जिसे ब्रोमो कहेंगे। तो यहाँ पर लिगेंड के जो शब्दावली है ये भी चेंज हो जाती है। जैसे हम H2O को पानी समझते हैं, लेकिन यहाँ पर लिगेंड के रूप में इसे एक्वा कहा जाता है। यहाँ पर NH3 इसे अमोनिया कहते हैं, तो यहाँ पर ये एमीन कहलाता है। यहाँ पर हम इसको क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, तो यहाँ पर इसको क्लोरो, ब्रोमो ऐसा लिगेंड के रूप में कहा जाता है। आगे हम समझते हैं लिगेंड के प्रकार। तो जो लिगेंड होता है, लिगेंड में एक या एक से अधिक दाता परमाणु हो सकते हैं। तो दाता परमाणु के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक दंती या एक दंतुर लिगेंड। तो जब लिगेंड में केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, या हम ये कहें कि जो लिगेंड होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, तब इसे एक दंतुर लिगेंड या एक दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे उदाहरण है NH3, एमीन, H2O, एक्वा, Cn-, साइनो आदि। यहाँ पर सारणी में हमें कुछ सामान्य एक दंतुर लिगेंड और उनके दाता परमाणु जैसा कि हम देख रहे हैं। तो इसमें उदासीन लिगेंड एक्वा जिसका सूत्र H2O, दाता परमाणु ऑक्सीजन, एमीन NH3 दाता परमाणु नाइट्रोजन,
कार्बोक्सिल जिसका सूत्र CO जिसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोसिल सूत्र NO दाता परमाणु नाइट्रोजन, पिरिडीन C6H5N जिसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लिगेंड है उसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है। इसी प्रकार से ऋण आयनिक लिगेंड है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रो, नाइट्रीटो, एसिटेटो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें दाता परमाणु एक ही परमाणु है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जो एक दंतुर लिगेंड होते हैं तो एक दंतुर लिगेंड में जब लिगेंड में केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है तब उसको एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। यहाँ पर हमको एक दंतुर लिगेंड के नाम को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि नामकरण में इसको याद रखना आवश्यक है। सेकंड, बहुदंतुर लिगेंड। अब जैसे नाम से पता चल रहा है बहुदंतुर मतलब कि जब एक से अधिक दाता परमाणु होंगे तब इन्हें बहुदंतुर लिगेंड कहा जाता है। तो ये जो है 5 प्रकार के होते हैं, द्विदंतुर लिगेंड, त्रिदंतुर लिगेंड, चतुर्दंतुर लिगेंड, पंचदंतुर लिगेंड और षष्ठ दंतुर लिगेंड। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। द्विदंतुर लिगेंड, तो ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं और केंद्रीय परमाणु आयन से 2 स्थानों पर जुड़ सकते हैं, ऐसे लिगेंड द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। जैसे हमको यहाँ उदाहरण प्रदर्शित है एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन में यहाँ पर 2 दाता परमाणु, ये नाइट्रोजन है जिससे ये केंद्रीय परमाणु आयन से 2 स्थानों पर जुड़ सकते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर सारणी में प्रदर्शित है कुछ द्विदंतुर लिगेंड के नाम। तो ये भी द्विदंतुर लिगेंड ऋणायनिक और उदासीन होते हैं। तो ये ऋणायनिक लिगेंड ऑक्सलेटो, सल्फेटो और ग्लाइसिनेटो होते हैं। उदासीन में अभी आपको उदाहरण बताया एथिलीन डाइएमीन। सेकंड, त्रिदंतुर लिगेंड। अब जैसे नाम से पता चल रहा है त्रिदंतुर यानी कि इसमें 3 दाता परमाणु होंगे। तो इसमें परिभाषा हम कैसे कहेंगे कि वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं और जो केंद्रीय धातु आयन से 3 स्थानों पर जुड़ सकते हैं, ऐसे लिगेंड त्रिदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है डाई एथिलीन टेट्राएमीन को शॉर्ट फॉर्म में DIEN लिखते हैं। जब नामकरण के समय ये इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये हमको ध्यान रखना पड़ता है कि DIEN इसके डाई एथिलीन टेट्राएमीन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दाता परमाणु 3 ये नाइट्रोजन है जो ये केंद्रीय धातु आयन से 3 स्थानों पर जुड़ सकते हैं। थर्ड, चतुर्दंतुर लिगेंड। अब यहाँ पर चतुर्दंतुर कहा है यानी नाम से पता चल रहा है कि जिसमें 4 दाता परमाणु होंगे। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वे लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु होते हैं और इनमें केंद्रीय धातु आयन से ये 4 स्थानों पर जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे चतुर्दंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसा कि यहाँ सारणी में कुछ उदाहरण प्रदर्शित है चतुर्दंतुर लिगेंड के। तो उदासीन लिगेंड ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन जिसे शॉर्ट फॉर्म में TRIEN, तो ट्राई के लिए TRI ट्राई हो गया और एथिलीन टेट्राएमीन के लिए EN लिखा जाता है। और ऋणायनिक चतुर्दंतुर लिगेंड का उदाहरण नाइट्रिलो ट्राई एसिटेटो। फोर्थ, पंचदंतुर लिगेंड। अब यहाँ पर आप जान ही गए होंगे कि पंचदंतुर लिगेंड यानी कि यहाँ पर 5 दाता परमाणु होंगे। तो ऐसे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु होते हैं और ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से 5 स्थानों पर जुड़ सकता है, तो ऐसे लिगेंड को पंचदंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे इसका मुख्य उदाहरण है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसिटेट आयन। फिफ्थ, षट्दंतुर लिगेंड। इसे भी आप जान गए कि वे लिगेंड जिनमें 6 दाता परमाणु होते हैं और जो केंद्रीय धातु आयन से 6 स्थानों पर जुड़ सकते हैं, ऐसे लिगेंड षट्दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट आयन, जैसा कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है। पर हमने बहुदंतुर लिगेंड के 5 प्रकारों को समझे। तो बहुदंतुर लिगेंड जैसा कि हमने अभी परिभाषा समझे कि एक से अधिक दाता परमाणु होने पर इन्हें बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि द्विदंतुर लिगेंड, त्रिदंतुर लिगेंड, चतुर्दंतुर लिगेंड, पंचदंतुर लिगेंड, षष्ठदंतुर लिगेंड, ये सभी में एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। तो इस कारण यह बहुदंतुर लिगेंड के अंतर्गत आते हैं।
यहाँ पर हम दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड के प्रकार को समझ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट एक दंती या एक दंतुर लिगेंड को समझे, सेकंड बहुदंतुर लिगेंड और थर्ड है उभयधर्मी लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु इनमें से केवल एक ही धातु आयन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि जो भी दाता परमाणु होते हैं, जितने भी दाता परमाणु होंगे, एक दाता परमाणु या दो दाता परमाणु या तीन दाता परमाणु, 4, 5, 6 ऐसे जितने दाता परमाणु होंगे, वह केंद्रीय धातु आयन से उतने ही स्थानों पर जुड़ता है। लेकिन उभयधर्मी लिगेंड क्या कह रहा है कि जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होंगे, लेकिन इनमें से केवल एक ही धातु आयन से जुड़ा रहेगा। धर्मी लिगेंड को हम उदाहरण से समझते हैं। Cn माइनस आयन साइनो, SCN माइनस आयन थायोसाइनेटो, NO2 माइनस आयन नाइट्रो आदि। तो जैसा हमको यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है, धर्मी लिगेंड को हमने समझा कि इसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु तो होंगे, लेकिन केवल एक ही धातु आयन से जुड़ा रहेगा। जैसे हम नाइट्रेटो में देख रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है, सेकंड नाइट्रेटो में ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु से जुड़ता है। तो इसमें दाता परमाणु दो है, लेकिन केवल एक ही धातु आयन से जुड़ता है। सेकंड थायोसाइनेटो और थर्ड आइसोथायोसाइनेटो। अभी हमने एक दंती या एक दंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड और उभयदंतुर लिगेंड को समझे। आगे हम और अन्य टाइप्स को समझते हैं। तो फोर्थ है किलेटी लिगेंड। किलेटी लिगेंड, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड अपने दाता परमाणुओं के द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ संयोग कर चक्रीय संरचना वाला संकुल बनाता है, तो इस यौगिक को कीलेट और इस प्रकार के लिगेंड को किलेटी लिगेंड कहते हैं। किलेटी लिगेंड को हम उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे यहाँ हमको उदाहरण प्रदर्शित है, तो डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन ये किलेटी लिगेंड है। यानी कि यहाँ पर हमको किलेटी लिगेंड में कहा कि जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, यानी कि यहाँ पर बहुदंतुर लिगेंड में चाहे वो दो दाता परमाणु हो या तीन दाता परमाणु हो, जितने भी दाता परमाणु होंगे, तो यहाँ पर ये दो दाता परमाणु है, यहाँ पर इसकी संख्या 2 है, तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो अपने दाता परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ संयोग करके, तो यहाँ पर जो ये निकिल से ये संयोग कर रहा है, तो ये बना रहा है निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन, गुलाबी रंग का किलेट बनाता है। तो इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये निकिल है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये केंद्रीय धातु आयन के साथ संयोग करके ये चक्रीय संरचना वाला संकुल बनाता है। तो यह यौगिक जो चक्रीय संरचना वाला संकुल है, ये यौगिक किलेट कहलाता है, और जो इसको तैयार करने वाले लिगेंड हैं ये किलेटी लिगेंड कहलाते हैं। मतलब डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन किलेटी लिगेंड कहलाएगा और निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन किलेट कहलाएगा। इस प्रकार से ये जो किलेट बनता है, तो किलेट निर्माण की प्रक्रिया को किलेटन कहते हैं। तो अन्य किलेटी लिगेंड के उदाहरण हैं, जैसे हमको यहाँ पर प्रदर्शित है एथिलीन डाइएमीन, जिसे EN लिखा जाता है, ऑक्सलेटो जिसे OX लिखा जाता है। ये सभी हमें नामकरण में बहुत सहायक होंगे, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि एक दंतुर लिगेंड से बने संकुलों की तुलना में किलेटी लिगेंडों से बने संकुल अधिक स्थायी होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो किलेटी लिगेंड से जो संकुल बनते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, ये सामान्य संकुल है जिसमें कोबाल्ट H2O6 2+ आयन ये एथिलीन डाइएमीन से अभिक्रिया करके किलेटी संकुल बना रहा है। तो ये जो किलेटी संकुल है ये अधिक स्थायी होगा इस सामान्य संकुल की अपेक्षा। तो किलेटी संकुल बनने की प्रक्रिया अभी हमने बताया कि किलेटन कहलाता है, या फिर इसे किलेशन भी कहते हैं। तो जो किलेट संकुल बनने की प्रक्रिया में एंट्रोपी बढ़ती है, इसलिए सामान्य संकुल की अपेक्षा किलेटी संकुल अधिक स्थायी होते हैं। इस प्रकार किलेटन द्वारा किसी भी संकुल यौगिक के स्थायीकरण को किलेट प्रभाव कहा जाता है।
के प्रकार में फिफ्थ है सेतु लिगेंड। तो सेतु लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो एक से अधिक धातु आयनों को साथ साथ बांधे रखते हैं। तो यहाँ पर जो सेतु लिगेंड का कार्य करते हैं OH माइनस, Cl माइनस, NH2 माइनस आयन आदि, ये एक दंतुर लिगेंड और सेतु लिगेंड दोनों का कार्य करते हैं। जैसे हमको यहाँ पर ये संरचना प्रदर्शित है, इसमें NH2OH ये दोनों ये सेतु लिगेंड का कार्य करते हैं। संरचना में हम देख रहे हैं कि क्रोमियम जो धातु आयन है इसे NH2 और OH ये दोनों सेतु के द्वारा इन दोनों को बांधे रखते हैं। तो इसलिए सेतु लिगेंड जो एक से अधिक धातु आयनों को साथ साथ बांधे रखता है, ऐसे लिगेंड को सेतु लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पर NH2 और OH दोनों सेतु लिगेंड का कार्य करते हैं। लिगेंड के टाइप में सिक्स्थ है सममित एवं असममित लिगेंड। तो पहले हम सममित लिगेंड को समझते हैं। तो ऐसे बहुदंतुर लिगेंड जिनमें सभी उपसहसंयोजी समूह समान होते हैं, इसका उदाहरण है एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन में हम देख रहे हैं कि ये बहुदंतुर लिगेंड है और इसमें जो उपसहसंयोजी समूह है ये समान होते हैं, तो इसे सममित लिगेंड कहेंगे। और सेकंड असममित लिगेंड, इसके विपरीत कि ऐसे बहुदंतुर लिगेंड जिनमें सभी उपसहसंयोजी समूह समान नहीं होते हैं, तो इसका उदाहरण है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इसे शॉर्ट फॉर्म में EDTA लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये इसकी संरचना प्रदर्शित है एथिलीन डाइएमीन। तो यहाँ पर एथिलीन के लिए देखिए यहाँ पर CH2 ये एथिलीन हुआ, डाइएमीन ये N जो है यहाँ पर एमीन को प्रदर्शित कर रहा है, और टेट्रा एसीटेट तो यहाँ पर ये 4 टेट्रा एसीटेट आयन है। तो यहाँ पर दाता परमाणु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पर हमने दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार को समझे। आगे हम समझते हैं आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण, यानी लिगेंड में उपस्थित आवेश के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ जैसे हमको टेबल में प्रदर्शित है लिगेंड के प्रकार, उसके उदाहरण और आवेश की प्रकृति। तो इसे 4 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट उदासीन लिगेंड, तो इसमें उदाहरण है एक्वा, एमीन और भी अन्य उदाहरण। तो इसे उदासीन लिगेंड कहा गया है क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। सेकेंड एक परमाणु ऋणायनी लिगेंड, तो यहाँ पर एक परमाणु ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सभी एक परमाणु और ऋणायन है, इन पर आवेश की प्रकृति ऋणावेश है ये। थर्ड बहु परमाणु ऋणायनी लिगेंड, यानी कि इसमें एक से अधिक परमाणु है। तो यहाँ पर साइनो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रो ये सभी ऋणायनी और बहुपरमाणुक है। इस पर आवेश की प्रकृति ऋणावेश है जैसा कि हमको प्रदर्शित है। फोर्थ बहुपरमाणुक धनायनी लिगेंड, इसका उदाहरण नाइट्रोसिलियम, इस पर आवेश की प्रकृति धनावेश है। इस प्रकार आवेश के आधार पर लिगेंड को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। हमारा टॉपिक उपसहसंयोजी यौगिकों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पर है। तो अभी तक हम केंद्रीय धातु और लिगेंड को समझे हैं, तो आगे हमें और टर्म्स को समझना है। तो थर्ड है उपसहसंयोजी संख्या। तो एक दंतुर लिगेंड की मूल संख्या या बहुदंतुर लिगेंड में एक दंतुर लिगेंड के तुल्य संख्या जो कि केंद्रीय धातु आयन से उपसहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ी होती है। यानी कि अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमको यहाँ पर उदाहरण में प्रदर्शित है डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, इसमें उपसहसंयोजी संख्या बताना है। तो जो केंद्रीय परमाणु है, यानी यहाँ पर केंद्रीय परमाणु सिल्वर है, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या 2 होगी। इसको हमको लिगेंड की संख्या को देख करके बताना है कि यहाँ पर लिगेंड की संख्या 2 है तो केंद्रीय परमाणु की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है हेक्सासाइनोफेरेट आयन। तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु आयरन है इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी, क्योंकि साइनो जो लिगेंड है इसके यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो जो केंद्रीय परमाणु है जितने लिगेंड से घिरा होता है वह उस केंद्रीय परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या होती है। फोर्थ उपसहसंयोजन क्षेत्र।
केंद्रीय धातु आयन और उससे जुड़े हुए लिगेंडों को एक कोष्ठक के अंदर व्यक्त किया जाता है। इस क्षेत्र को उपसहसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। और फिफ्थ, आयनीकरण क्षेत्र, कोष्ठक के बाहर का क्षेत्र आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है। तो हम इन जो टर्म्स है इनको सूत्र के माध्यम से समझते हैं। जो उपसहसंयोजी यौगिक यहाँ पर हमको उदाहरण प्रदर्शित है, तो ये हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये उदाहरण में हमको समझना है कि केंद्रीय धातु कौन है, लिगेंड कहाँ पर होता है, उपसहसंयोजी संख्या क्या होती है, उपसहसंयोजन क्षेत्र और आयनीकरण क्षेत्र क्या होता है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर का क्षेत्र ये तो संकुल आयन है, ये हमको पता है। तो इसमें ये जो जिसमें कोई संख्या नहीं लिखी है, केंद्रीय परमाणु जो है एक ही होता है, उसकी संख्या एक ही रहती है, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहलाता है या केंद्रीय परमाणु कहते हैं। और जो ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में जिसको लिखा जाता है वह लिगेंड होता है। जैसे यहाँ पर एमीन लिगेंड है और लिगेंड की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं, जो कि केंद्रीय परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या को व्यक्त करता है, जैसे हमने अभी यहाँ पर समझे। और ये जो पूरा सूत्र होता है इसको बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है, तो इस बड़े ब्रैकेट को उपसहसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। और इस ब्रैकेट के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको आयनीकरण क्षेत्र कहते हैं। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ये बहुत आवश्यक टर्म है। तो एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जो जुड़ा सभी लिगेंड यदि उसके इलेक्ट्रॉन युग्म सहित हटा दिए जाएं तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमको जो ऑक्सीकरण संख्या है ये ब्रैकेट में, जैसा कि यहाँ पर हमको प्रदर्शित है, ये जो केंद्रीय परमाणु है क्रोमियम, इसके ऊपर में आपको रोमन के अक्षर में हम देख रहे हैं, तो ये रोमन के अक्षर में इसे लिखा जाता है। और जब इसका नामकरण किया जाता है, तो जब हम IUPAC नामकरण समझेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से आप लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सामान्य समझते हैं कि जब इसका नामकरण किया जाता है तो जो केंद्रीय परमाणु का नाम होता है उसके बाजू में इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हमने लिखा हेक्सा एक्वा क्रोमियम, तो यहाँ क्रोमियम केंद्रीय परमाणु है, तो इसके बाजू में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 को हम रोमन अक्षर में लिखते हैं। और क्लोराइड, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या को रोमन में लिखना आवश्यक है। यहाँ पर जो हमारे गिनती के जो 1 2 3 4 होते हैं उसमें नहीं लिखना है, इसको इस बात को ध्यान रखना है। और ये जो ऑक्सीकरण संख्या है इसको हमेशा रोमन में लिखा जाता है। 7, होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल, तो हम इसे एक एक करके समझते हैं। होमोलैप्टिक संकुल, तो ऐसे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन केवल एक प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर जैसे हमको उदाहरण प्रदर्शित है, ये जो है हेक्साएमीन कोबाल्ट। सेकंड एग्जांपल है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो केंद्रीय परमाणु है ये एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़े हुए हैं, यानी जो आयरन है यहाँ पर साइनो लिगेंड से जुड़ा हुआ है और यहाँ कोबाल्ट एमीन लिगेंड से जुड़ा हुआ है, इसमें और दूसरे लिगेंड नहीं जुड़े हुए। तो इस प्रकार के संकुल को होमोलैप्टिक संकुल कहेंगे। और सेकंड है हेट्रोलैप्टिक संकुल, तो होमोलैप्टिक के बिल्कुल विपरीत, यानी कि ऐसे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक से अधिक प्रकार के लिगेंड से जुड़ा होता है, तो इसे हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे हमको यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये यहाँ पर प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है, तो ये एमीन और ब्रोमो ये 2 अलग अलग लिगेंड से जुड़ा हुआ है। सेकेंड एग्जांपल में हम देख रहे हैं आयरन, ये एक्वा और ऑक्सलेटो, ये ऐसे 2 अलग अलग लिगेंड से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जब केंद्रीय धातु परमाणु 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड से जुड़ा रहता है तो उस प्रकार के संकुल को हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। आज की वीडियो में हमने उपसहसंयोजन यौगिक में प्रयोग किए जाने वाले टर्म्स को समझे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण को समझेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।